गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। जिस तरीके से आप आज अपनी बोर्ड की इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी जो कि क्लास 9th की एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जो हम ले रहे हैं, जो बच्चे क्लास 10th की भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इसके साथ में जुड़े रहे, और क्लास 9th के स्टूडेंट जो है वो भी आज से इस नई श्रृंखला के साथ में आपको जुड़ना है। आप लोगों को भी डेली ज्योग्राफी की जो क्लासेस होगी वो हम रेगुलर लेने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बता दें, जो क्लास 9th के स्टूडेंट आज नहीं जुड़ रहे हैं, आपको अपने साथ में अपनी टेक्स्ट बुक लेके बैठना है, साथ ही साथ अपनी रफ रजिस्टर, फिर नोटबुक वगैरह ये सब लेके बैठना है। और जब जब भी आपको नोट करने के लिए कहा जाएगा, आप लोग नोट करते चले। आज के अपने चैप्टर का जो नाम है वो है भारत की आकार और इसकी स्थिति के बारे में। आपको बता दूं, पहले या सबसे पहले हम भारत के आकार की बात करेंगे और स्थिति की बात करेंगे। यदि स्थिति के संदर्भ में अपन बात करें, आप एक बार जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए अपनी ग्लोब है, और इस ग्लोब के अंदर आप जब अक्षांशीय रेखाओं को देखेंगे और आप देशांतरीय रेखाओं को देखेंगे, आपने शायद पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किस तरीके से एक अक्षांश किसी पर्टिकुलर जो अपने ग्लोब पर जगह है उसको डिनोट करने में काम आती है। कोई जगह ग्लोब पर कहाँ पर है, कितने डिग्री वैल्यू पर है, ये सब जो पता करने में अपनी जो है वो अक्षांश रेखाएं काम आती है। तो हम थोड़े बहुत अक्षांश के बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है स्थिति से रिलेटेड। जब हम भारत की स्थिति की बात करेंगे तब हमें अक्षांश की क्या वैल्यू होती है ज्योग्राफी पढ़ने में हम समझेंगे इस अक्षांश को भी, और साथ ही साथ हम समझेंगे देशांतर को भी। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर किसी ए जगह पर क्या टाइम हो रखा है, बी जगह पर क्या टाइम हो रखा है, यानी जब अपन दोनों जगह की टाइम का जो ये अंतर होगा वो किस तरीके से होता है, ये सारी बातें जो है वो अपन ज्योग्राफी के अंदर पढ़ने वाले हैं। अब बात जैसे स्थिति की आ रही है, तो स्थिति अलग अलग संदर्भ में ली जाएगी। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में इसकी स्थिति अलग होगी, पूरे विश्व के संदर्भ में इसकी स्थिति अलग होगी, और क्यों ना हम बात करें कि भारत के अंदर अपने स्टेट राजस्थान की जो है वो क्या स्थिति है, तो उसकी बात भी अलग होगी। सबसे पहले आपको ये समझना है, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब के अंदर मान लीजिए आपका ये 0 डिग्री का अक्षांश है और ये 0 डिग्री आपके देशांतर है। और मैं कहूं कि ये जो पूरा ग्लोब जो है, इस ग्लोब को यदि आप अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश से इसको यदि विभाजित करें तो ये 2 भागों में विभाजित होकर अपने सामने दिखाई देता है, जैसा कि मैं यहाँ पे बना रहा हूं। मान लीजिए इस तरीके से इसको विभाजित किया तो ये 2 भागों में विभाजित हुआ। आपको पता होना चाहिए कि मूल रूप से जब हम दिशाओं की बात करते हैं तो यहाँ पर हम नॉर्थ लिखते हैं, ये साउथ है, ये आपकी ईस्ट डायरेक्शन है, और ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। और जैसे ही हमने इस 0 डिग्री अक्षांश से इसको विभाजित किया तो एक जो हिस्सा जो था पूरा, ये मान लीजिए आप एक गोला है, और इस गोले का एक हिस्सा जो कि आपके ऊपर की ओर यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर है, इसका दूसरा हिस्सा जो आपके साउथ डायरेक्शन की ओर है। तो इस गोले का जो आधा भाग होता है जिसको हम लोगों ने गोलार्ध कहा, गोलार्ध जो कि गोले का आधा भाग है, और हमारी पृथ्वी एक स्फीयर यानी गोले के समान है। तो क्यों नहीं ये नॉर्थ के साइड में यानी उत्तर की साइड में होने की वजह से इसका नाम हमने उत्तरी गोलार्ध दे दिया। और जो निचला हिस्सा रह गया जो कि दक्षिण डायरेक्शन की ओर है, इसको हम लोगों ने दक्षिणी गोलार्ध कहा, दक्षिणी गोलार्ध। जिस तरीके से उत्तर की डायरेक्शन के अंदर उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण की डायरेक्शन के अंदर दक्षिणी गोलार्ध, ठीक ऐसे ही इसी देशांतर की वजह से
हम लोगों ने अपनी इसी पृथ्वी को, इसी ग्लोब को और दो भागों में हमने बांट लिया। और वो कौन से? जिस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर जो ईस्ट नजर आ रहा है, यानी ये पूर्वी भाग, यहाँ पर आपका जो वेस्ट नजर आ रहा है यानी कि ये पश्चिमी भाग। तो जो पूर्व की दिशा की ओर का जो आधा गोला है यानी ये गोलार्ध है, इसको हम लोगों ने पूर्वी गोलार्ध का, और जो हमारे पश्चिम का हिस्सा रह गया इसको हम लोगों ने पश्चिमी गोलार्ध का। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि पृथ्वी को मुख्य रूप से जो है वो चार गोलार्धों में हम लोगों ने उसको विभाजित किया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं पहले क्योंकि आगे जाके तुम लोगों को पढ़ने वाला है कि मान लीजिए कोई अपनी पर्टिकुलर किसी देश की अपन बात करें या अपने इंडिया की बात करें, तो हम लोग पढ़ेंगे कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमें पहले से ही पता होना चाहिए कि इस ग्लोब के संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध कौन सी साइड है, इसका दक्षिणी गोलार्ध कौन सी साइड है, इसका पूर्वी गोलार्ध कौन सी साइड है और इसका पश्चिमी गोलार्ध कौन सी साइड है। क्योंकि हम जब विजुलाइज करेंगे, इसको सोचेंगे कि कोई देश जो कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमारे माइंड में आ जाना चाहिए कि ये उत्तरी पूर्वी हिस्सा होता है, इस साइड के अंदर अपनी ग्लोब के संदर्भ में भारत की स्थिति है। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि अपने पूरी जो ग्लोब है, अपनी पृथ्वी है, उसको अपने चार भागों में, चार गोलार्धों में विभाजित किया। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। अब जब हमें गोलार्धों का पता लग गया तो हम कह सकते हैं कि कोई देश कौन से गोलार्ध में है। ये बड़े बड़े तौर पे हम बात करेंगे। मान लीजिए मैं कोई ए बिंदु लिखूं, जिस बिंदु को मैंने यहाँ पर लिखा है ए, और अब आपसे कह दिया जाए कि जो ए बिंदु है वो कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तो आप लोग यदि केवल इसको उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो आप पहला, आपके पास सीधा क्वेश्चन का आंसर होगा कि सर ये जो है वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। लेकिन फिर आपको कहेंगे इसकी परफेक्ट स्थिति आपको बतानी है कि ये कौन से गोलार्ध में पड़ता है, तब आप कहेंगे सर इसको हमने दो गोलार्ध और बांट दिए, यानी ये आपका ऊपर वाला जो उत्तरी और नीचे वाला दक्षिणी तो था ही, साथ ही साथ हम लोगों ने इसको पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में भी बांट दिए। अब इस ए बिंदु की जो स्थिति होगी वो उत्तर में तो है ही, उत्तर के साथ साथ में ये ईस्ट में और है, यानी ये पूर्वी गोलार्ध में और है। तो इसको हम कहेंगे ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में कोई बिंदु स्थित है, यानी कि इसकी परफेक्ट स्थिति यदि गोलार्ध के संदर्भ में करेंगे तो कौन सी हो जाएगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध हो जाएगी। यानी आप जान पाए, यदि मैं इसी बिंदु की बात करूं, कोई बी बिंदु है, मान लीजिए वो यहाँ पर है, और फिर आपसे पूछा गया कि इसकी परफेक्ट स्थिति क्या है, तब आप लोग कहेंगे सर नीचे वाला जो ये गोलार्ध जो कि 0 डिग्री अक्षांश से नीचे का हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध है, ये आपका पूर्वी गोलार्ध है। तो आप दक्षिण पूर्वी गोलार्ध भी इसको कह सकते हैं क्योंकि ये दक्षिण और इधर वाला हिस्सा आपका पूर्वी गोलार्ध हो गया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को इस जो कम से कम गोलार्ध के बारे में जो है वो आसानी से समझ में आ गया होगा कि गोलार्ध क्या चीज होती है। अब हम बात करेंगे, देखिए एक बार थोड़ा सा इस बात को पढ़ लेते हैं। भारत विश्व की एक प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। पिछले 5 दशकों में भारत ने सामाजिक आर्थिक रूप से बहुमुखी उन्नति की है। कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वांगीण आर्थिक विकास की अद्भुत प्रगति हुई। भारत का विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। यानी कि भारत जो है वो, आप एग्रीकल्चर के संदर्भ में देखें, आप इंडस्ट्री के संदर्भ में देखें, आप टेक्नोलॉजी के संदर्भ में देखें, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो जो है आर्थिक क्षेत्र के साथ में, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा आर्थिक विकास जो है वो भारत ने किया है। और भारत जो है वो विश्व के संदर्भ में अपना एक महत्वपूर्ण जो योगदान रखने वाला देश है। अब जैसे इसका टॉपिक जो अब बात करने वाले हैं मूल रूप से स्थिति के बारे में, वो जरा ध्यान से देखेंगे हम लोग। आप लोगों को यहाँ पर जो एक पूरा ग्लोब जो है, उस ग्लोब को एक ओपन करके उसको खोल के आपके सामने जो है वो 2D वे के अंदर जरा ध्यान दें। इस वाला डायग्राम को जो है वो यहाँ पे 2D में दिखाया गया है। यानी ये जो ग्लोब है वो ग्लोब पूरी तरीके से देखा जाता है कि स्फीयर है, गोला है, जो कि 3D वे में होता है। लेकिन यहाँ पर जो इसको दिखाया गया वो 2D डायग्राम जो है वो दिखाया गया है। भारत एक विशाल देश है और ये उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। बच्चों, अब ये आपके सामने जब बात आई, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको गोलार्ध बताया,
कि गोलार्ध कहाँ काम आएगा, तो इसने पहले कहा कि भारत एक विशाल देश है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध का मतलब, मैं इस डायग्राम को थोड़ा और कंप्लीट करके दिखाने की कोशिश करूंगा इस तरीके से। अब आप जरा देखने का प्रयास करें इस डायग्राम को। ये जो हिस्सा अभी मैंने बात की, ये वाला, ये जो 0 डिग्री है इससे यहां पर डिनोट हो रहा है पूरा, आप देख सकते हैं। ये एक 0 डिग्री जो की वैल्यू यहां पर है, एक यहां से लिखी गई है, ये वाली 0 डिग्री। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा मैंने कहा डायरेक्शन आपकी नॉर्थ थी, इधर वाली आपकी साउथ डायरेक्शन थी, इधर वाला आपका ईस्ट वाला हिस्सा है, इधर वाला आपका वेस्ट का हिस्सा है। वो पूर्वी हिस्सा है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है, ये दक्षिणी आपका हिस्सा है। और भारत की बात कही तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि ये जो 0 डिग्री आपकी अक्षांश रेखा इससे ऊपर यानी उत्तर में है। उत्तर में होने का मतलब है ये कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि इसको हम लोगों ने 0 डिग्री अक्षांश से उसका ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला जो हिस्सा आपका दक्षिणी गोलार्ध, तो अब भारत जो आ गया उत्तरी गोलार्ध में। अभी तक परफेक्ट नहीं, यदि हम इसके कंप्लीट बात करें कि ये भारत जो उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ में ये पूर्व में पड़ता है या फिर पश्चिम में है, तब हम देखेंगे इस वाले 0 डिग्री देशांतर को देखेंगे। और इस 0 डिग्री देशांतर के इधर वाला हिस्सा आपका पूर्वी हिस्सा है, इधर वाला हिस्सा आपका पश्चिमी हिस्सा है। तो क्यों ना हम बात कहेंगे कि भाई ये उत्तरी गोलार्ध तो है ही, लेकिन उत्तरी के साथ साथ में ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध है, क्योंकि ये पूर्व के हिस्से में पड़ता है। तो भारत की परफेक्ट स्थिति यदि ग्लोब के संदर्भ में बात करेंगे तो ये उत्तरी पूर्वी दिशा में आएगा। और इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 मिनट जो कि उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलता है। यहां पर आपको एक और बात ध्यान रखने योग्य है, यहां बात कर रहा है 8 डिग्री 4 मिनट। ये डिग्री वैल्यू है, ये मिनट की वैल्यू है। डिग्री से छोटी वैल्यू आपकी मिनट की वैल्यू है, इससे भी छोटी वैल्यू आपकी सेकंड की वैल्यू होती है। यहां हम बात करेंगे 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट हुआ भारत, जो कि पीछे आपको ये भी ध्यान देना है कि ये उत्तर से स्टार्ट हुआ है और कहां तक चल रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक चलेगा। सभी बच्चे ध्यान दे जरा, यहां पर आपको डिग्री वैल्यू लिखी हुई है इसके अंदर, यहां से ये 0 डिग्री से स्टार्ट हो रही है और जैसे ही आप लोग 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो आपको 1 डिग्री मिलेगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4, 5, 6 करते करते आपको 15 डिग्री वैल्यू मिल रही है, फिर 30 डिग्री की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद में आपको 45 डिग्री की वैल्यू मिल रही है, उसके बाद में आप 60 डिग्री की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं, आप 75 डिग्री की वैल्यू तक पहुंच रहे हैं और लास्ट तक जो है आप 90 डिग्री की वैल्यू तक पहुंचने वाले हैं। इसी तरीके से आप इस 0 डिग्री से नीचे की ओर जा रहे हैं तो वापस भी आपको 15 डिग्री की ही वैल्यू मिल रही है। आप 1 डिग्री, 2 डिग्री, 4 डिग्री ऐसे जा रहे हैं, इस तरीके से नीचे भी आप लोग कहाँ तक जा रहे हैं, 90 डिग्री तक जा रहे हैं। बस इसमें फर्क ये है कि ये आप लोग उत्तर में जा रहे हैं, आप यहाँ पर दक्षिण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो वैल्यू मान दिखा है आपने डिग्री वैल्यू, वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर में लिखा, मतलब आपके माइंड में ये बात आ जानी चाहिए कि ये जो है वो 0 डिग्री से ऊपर की बात कर रहा है, नीचे की बात नहीं कर रहा है। और यदि मैं ऐसी बात को यदि ये लिखता कि 8 डिग्री 4 मिनट यदि दक्षिणी लिखता तो इसका मतलब ये होता कि ये नीचे की ओर वैल्यू की बात कर रहा है, यानी 0 डिग्री से दक्षिण की ओर है। तो अब आप समझ गए होंगे इसको परफेक्टली कि वास्तव में ये जो है वो 0 डिग्री से ऊपर की बात है। तो बच्चों ध्यान दें, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से शुरू हुआ, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है ये इसका अक्षांशीय मान है, अक्षांशीय मान 0 डिग्री से। उसके बाद में जैसे अपन 1, 2 डिग्री, 4 डिग्री की बात करेंगे, फिर 8 डिग्री की वैल्यू आएगी। उस 8 डिग्री से ये शुरू हुआ, 8 डिग्री 4 मिनट से जब ये शुरू होता है नॉर्थ से, और वो जो है वो 37 डिग्री तक की वैल्यू तक जो है वो अपने अक्षांशीय वैल्यू के अंदर भारत जो है वो स्थित है। इसी के अंदर आप देखिए 68 डिग्री 7 मिनट, अब यहाँ पर बात हो रही है पूर्व, और वहां से शुरू हुआ 97 डिग्री 25 मिनट्स जो कि पूर्व देशांतर तक है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये वैल्यू जितनी भी खींची गई है ये सारी की सारी आपकी देशांतरीय वैल्यू है,
ये सारी वैल्यू आपकी देशांतरीय वैल्यू है। और देशांतरीय वैल्यू जो है इस तरीके से ली जाएगी, यानी कि वह इमेजिनरी लाइन है जो कि आपकी नॉर्थ पोल से लगा करके साउथ पोल तक खींची जाती है, उसको ड्रॉ की जाती है। ये सारी जो है वो इमेजिनरी लाइन है। आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों ही वैसे इमेजिनरी लाइन है। ये वास्तविकता में लाइनें नहीं होती, इनको अपन इनकी स्थिति को अपने टाइम जोन का पता लगाने के लिए इन सारी बातों को हम इमेजिनरी मान के चलते हैं। तो भारत की यदि हम देशांतरी वैल्यू की बात करें तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व। अब आपके दिमाग में ये भी बात आनी चाहिए कि अभी ये जो मैंने बताया कि ये वाला जो हिस्सा पूरा जो है 0 डिग्री इधर इधर वाला ये पूरी पूर्वी हिस्सा है, इधर वाला पश्चिमी हिस्सा है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है ये फैला हुआ है अपना भारत। यानी कि ये जो वैल्यू है, इनके बीच की वैल्यू ये आपकी देशांतरी वैल्यू है, इनके बीच की वैल्यू ये आपकी अक्षांशीय वैल्यू है। तो जब हमने अपने भारत को अक्षांशीय रूप से और देशांतरी रूप से दोनों जगह की वैल्यू फिक्स कर ली, तो अब हमें परफेक्ट ये पता लग गया कि भारत जो है वो पूरे ग्लोब के अंदर कौन सी डिग्री वैल्यू के बीच में अपनी जगह बनाता है। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इस बात को समझ गए होंगे कि भारत की यदि स्थिति की बात करें ग्लोब के अंदर तो वो कौन सी स्थिति है। तो ये वैल्यू आपको पता रखना है कि इसकी जो अक्षांशीय वैल्यू है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लगाकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय वैल्यू है। और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लगा करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी ये इसकी देशांतरीय वैल्यू है। और दोनों की जो है वो अपने को स्थिति का पता लगाने में काम आती है। फिर लिख रहा है कर्क रेखा जो कि 23 डिग्री 30 मिनट उत्तर में देश को दो बराबर लगभग लगभग भागों में बांटने का काम करती है। आप देख रहे हैं और फिर लिखा है कि मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी जो है दक्षिण पूर्व के अंदर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिण पश्चिम के अंदर आप देखेंगे तो लक्षद्वीप समूह आपको अरब सागर में स्थित नजर आता है। अपनी एटलस की सहायता से जिस तरीके से आप यदि एटलस की बुक यूज करते हो तो उसमें देखोगे तो इन सभी द्वीप समूह का विस्तार से आप ज्ञान कर सकते हो। क्या आप जानते हैं भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, ध्यान दे यहाँ दो शब्द आपको सुनाई देंगे, एक दक्षिणी बिंदु है, एक दक्षिणतम बिंदु है। दक्षिणी बिंदु जो कि भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा होता है, जबकि दक्षिणतम बिंदु जो है वो भारत की मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। तो उसकी बात करेंगे तो भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कि इंदिरा बिंदु है। और 2004 में जब सुनामी आई तो उन सुनामी लहरों के कारण वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया, जो कि अपना दक्षिणी हिस्सा पड़ता है। एक बार मैं फिर से आपको बता दूं इसी डायग्राम के अंदर, अभी हमने जो बात की कि 23 डिग्री 30 मिनट जो कि उत्तरी अक्षांश की वैल्यू है, यानी कि मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है और इससे अपन काउंट करते 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 जब यहाँ तक पहुंचेंगे तो आपको 23 डिग्री 30 मिनट जो है वो नॉर्थ की एक वैल्यू मिलेगी। और ये भी एक तरीके से अक्षांश है और इस अक्षांश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कर्क रेखा। ये करीबन करीबन जो भारत को है वो दो बराबर भागों में बांटने का काम करती है। इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग जो है इस 0 डिग्री जो अक्षांश है इससे नीचे की ओर आगे बढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको एक वैल्यू मिलेगी 23 डिग्री 30 मिनट साउथ की ओर। और इस वैल्यू को जो है वो हम लोग बोलते हैं ये इसकी मकर रेखा जो है दक्षिण के अंदर है और इस दक्षिण की रेखा को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा। यानी 23 डिग्री आपको 23.5 डिग्री जो कि दक्षिण में भी वैल्यू मिलेगी और 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ के अंदर जो है वो भी इसकी वैल्यू जो है वो दिखाई देगी। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कर्क रेखा जो कि भारत के संदर्भ में बात करेंगे तो ये कर्क रेखा जो भारत को लगभग दो समान भागों में बांटने का काम करती है। जब हम भारत के यहाँ इस वाले हिस्से की बात करें, मैं आपको फिर से इसको क्लीन करके बता रहा हूँ। यदि हम भारत के इस वाले संदर्भ की बात करें तो ये जो हिस्सा है अब यहाँ देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो आपको एक ब्लू कलर नजर आ रहा है, ये ब्लू कलर पूरा पानी है, समुद्र है। और ये जो हिस्सा कुछ लैंड का नजर आ रहा है ये आपका श्रीलंका है, ये श्रीलंका का हिस्सा है। और ये जो है वो आपका वेस्ट बंगाल यहाँ पर पड़ता है। और इसके नीचे की जो ये पूरी आपको खाड़ी नजर आ रही है
ये आपकी बंगाल की खाड़ी है। ध्यान दें, ये भारत के संदर्भ में अपने को तीन चीजें ध्यान रखनी है। बंगाल की खाड़ी जो कि यहाँ पर है, और ये वाला जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है मुंबई के आसपास, महाराष्ट्र के आसपास का, ये आपका अरब सागर है। ध्यान दें बेटा, इधर जो गुजरात के साइड का हिस्सा और महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र जो समुद्र पड़ता है वो आपका अरब सागर है, और यह जो वेस्ट बंगाल के आसपास का क्षेत्र पड़ता है वो आपके बंगाल की खाड़ी है। और यहाँ जो नीचे की ओर आपको नाम लिखा हुआ नजर आ रहा है हिंद महासागर, यानी ये वैल्यू जो आपको नजर यहाँ जो है पूरा पानी नजर आ रहा है ये हिंद महासागर का है। इधर आपको अरब सागर का हिस्सा नजर आएगा, इधर आपको पूरा का पूरा आपको बंगाल की खाड़ी का नजर आएगा। यानी कि इंडिया जो है वो यहाँ से भी, इंडिया यहाँ से भी, और इंडिया यहाँ से भी, यानी कि तीनों ओर से जो आप इंडिया को देखोगे तो इस साइड में इंडिया, इस साइड में भी, और इंडिया इस साइड में, तीनों ओर से आपको इंडिया जो है वो पानी से घिरा हुआ नजर आता है। और जब कोई भी देश, जब कोई भी जगह जो कि आपकी भूमि का क्षेत्र होता है इसलिए भाग होता है, और वो यदि तीनों ओर से आपका पानी से घिरा हुआ नजर आए तो उसको हम जो है वो पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके आपको बताता हूँ। इस तरीके से आप लोग देखेंगे, अब आपको क्लीन नजर आ रहा होगा। अभी मैं फिर से इस बात को बताता हूँ कि किस तरीके से किसी देश को अपन जो है वो प्रायद्वीपीय देश कह सकते हैं। इसको देखो आप, ये वाला जो हिस्सा आपका यहाँ से लगा करके ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है इधर वाला, ये कंप्लीटली मैंने कहा ये आपका अरब सागर है। फिर से ध्यान दें जिन विद्यार्थियों ने ध्यान नहीं दिया, ये वाला जो हिस्सा आपका जो है वो